Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 9, continuation of third chapter, current electricity. Today I am going to discuss such topic which you have already done in 10th standard. थोड़ा बहुत आइडिया आपको ऑलरेडी है और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम वहां से यूज करेंगे एंड इन टुडेज क्लास मोस्टली वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले जस्ट आई विल डिस्कस अबाउट सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन. सो दैट इज कि अगर आप इमेजिन करते हो ना चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना. इफ यू आर हैविंग अ कंडक्टर एंड वी इमेजिन व्हेन अ चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, so which charge we move unit positive charge. Then we imagine it is a work done. It is what? Work done in moving a unit positive charge will give you potential difference between those 2 points. Okay? ये चीज हमने पहले की हुई है, कई बार की हुई है. So now when I am talking about the work done, so what is the work done? So work done is equal to what? V into Q. What is the Q? Q is a charge and what's the formula in terms of current if I want to take? So Q is equal to I into T. So I'll put that value over here. So W is equal to what? V into I into T. Okay? यहां पे जो वर्क डन है ना, ये किसके इक्वल हो सकता है? So O here work done can be equal to, तो पहला क्या हो सकता है? ये हो सकता है इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. Electrical energy consumed. It is also called as a electrical energy consumed by conductor. Consumed by conductor or device you can say. अब यहाँ पे मैं conductor ही ले रहा हूँ because I don't know a device is given or not. And second thing, this work done can also be equal to heat energy produced inside conductor. Can also be equal to heat energy produced. Heat energy produced in conductor. ठीक है. सो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गया H. सो हमारा टास्क है हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस के हिसाब से ले लेंगे कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू वर्क डन. सो आप अगर ये देखोगे यहां पे तो ये क्या होगा? सो हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन कंडक्टर इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू VIT. सो इसको डायरेक्टली याद करने के लिए आपने टेक्निक याद कर लो, हेल्दी वाइटामिन और विटामिन. ठीक है, हेल्दी वाइटामिन और विटामिन VIT. गॉट इट. अब क्या होता है यहां पे हमने क्या कहना, V का वैल्यू पुट कर दिया. व्हाट्स द वैल्यू फॉर V? V का वैल्यू है I इंटू R, ओम्स लॉ. ठीक है. सो हीट एनर्जी प्रोड्यूस का और फॉर्मूला क्या हो सकता है? ये I R होगा ना, तो दिस I and this I will multiply will be R square and this R is there and then into T. सो इसको मेमोराइज करने के लिए आप एक टेक्निक बना सकते हो. जैसे कि किसी ने किसी को कोई टास्क दिया हुआ था और उस बंदे ने पूछा ना क्या ये तुमको याद है, तो दैट गाय विल रिप्लाई हाँ आई रिमेम्बर. बट जब दूसरा बंदा है ना वो कैसे रिप्लाई करेगा? हे आई टू रिमेम्बर दैट. ठीक है, वैसे भी करके आप याद कर लो, हे आई टू रिमेम्बर दैट. अब एक और होता है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग वैल्यू फॉर V, अगर आप I का वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? व्हाट्स द वैल्यू फॉर I? ओम्स लॉ से V अपॉन R. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? H विल बी H. फाइन. हम V की वैल्यू को V रहने देते हैं. I का वैल्यू का V अपॉन R है, तो V अपॉन R तो V स्क्वायर हो जाएगा इंटू T अपॉन क्या होगा ये R. सो यू कैन सी द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज और हीट एनर्जी प्रोड्यूस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड can be written in 3 ways. So heat energy produced or work done or electrical energy consumed can be written as 3 ways. एक हो गया VIT, second we can write it as I square RT and third we can write it as V square T upon R. और सबका यूनिट होगा जूल में. बट अगर मान लो इन वैल्यूज को मैं ना सभी वैल्यूज को 4.18 से डिवाइड कर देता हूं, मतलब VIT डिवाइडेड बाय 4.18, then I'm dividing I square RT with 4.18, then I'll divide V square T upon R also with 4.18. ये 4.18 R. तो then these things will have a unit of calorie. तो इनकी यूनिट कैलोरी हो जाएगी. अब अगला पॉइंट होता है ना रेट ऑफ हीट एनर्जी और रेट ऑफ
कंजप्शन ऑफ हीट एनर्जी और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, जो भी कंडीशन आप कंसिडर करो, तो रेट ऑफ अगर आप लेते हो तो रेट ऑफ इन द सेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यू आर कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अब यहां पे हो गया रेट ऑफ हीट एनर्जी, रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट एनर्जी या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हीट एनर्जी। सो रेट ऑफ हीट एनर्जी, सो रेट ऑफ हीट एनर्जी यूज एंड ऑल, जो भी टर्म लेना है, तो ये रेट ऑफ हीट एनर्जी यूज एंड ऑल क्या होगा, ये होगा H अपॉन T। So if you see now, what is the H? H is basically what? Work upon time. What is the work upon time? Work upon time is what? Power. So the power is equal to power, electrical power. यहाँ पे होगा electrical power. Electrical power is equal to heat energy produced in conductor upon T. अब मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। So अब आप देख सकते हो ना, ये तीन फॉर्मूले हमारे पास, तो सबको क्या हमने टी से डिवाइड कर दो, तो टी से डिवाइड कर दो तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू आई, सेकेंड फॉर्मूला I स्क्वायर R, एंड थर्ड फॉर्मूला विल बी V स्क्वायर अपॉन R। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो आज हमारा जो न्यूमेरिकल मोस्टली बेस्ड है ना, वो होगा इलेक्ट्रिकल पावर पे एंड हीट एनर्जी जनरेटेड। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर ये जो होता है ना, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन और पावर डिसिपेटेड। सो क्वेश्चन में पूछेगा कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड और पावर डिसिपेशन, तो देन you are going to calculate value for P. Sometime they will flip this question, they will not ask directly power, they will mention rate of heat energy, loss of heat energy, then we are going to calculate P only. Rate of heat energy is basically they are talking about the power only. Got it? So अब कुछ और चीजें हैं जो हम देख लेते हैं तो बेटर होगा हमारे लिए। So like suppose that you are talking about 3 devices, समझो ये फर्स्ट डिवाइस है, फर्स्ट डिवाइस में बल्ब ले लो आप, 3 bulb we are taking, the first bulb and the second bulb I have taken and the third bulb I am taking, ठीक है। These bulbs are connected in series to power supply V, ये V power supply की वैल्यू होगी, so they will have their own resistance, R1, this is R2 and this is what, R3, correct? As far we understand, so अगर मुझे इनका पावर अगर डिटरमाइन करना होगा तो क्या होता है, इस केस में सीरीज में क्या सेम होगा, सीरीज में करंट विल बी सेम, सो करंट विल बी सेम, सो करंट और रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला। सो अगर मुझे ना फर्स्ट वाले का बल्ब का पावर अगर कैलकुलेट करना तो P1 विल बी व्हाट, I1 स्क्वायर, सॉरी I स्क्वायर इनटू R1, P2 will be I square into R2 and P3 will be what, I square into R3। But question here, how are we going to calculate value for I? So करंट का वैल्यू तो आपको पता ना, I is equal to what, जो आपने पूरा पावर सप्लाई दिया है, then R इफेक्टिव और रिजल्टेंट। यहाँ पे R रिजल्टेंट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ना, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R1 plus R2 plus R3। अब I मिल जाएगा, वो I आप पुट करके आपको इंडिविजुअल डिवाइस का पावर निकाल सकते हो। अब अगर ये डिवाइसेस ना, अच्छा एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सा वाला ना ग्रेटेस्ट ब्राइटनेस से ग्लो होगा। तो यू कैन सी ना यहां पे जिसका किसमें पावर ज्यादा जनरेट हो रहा है वो देख लो, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से देखो, तो रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा जनरेट होगा, तो वो ज्यादा ब्राइट होगा। सो इन सीरीज द वन व्हिच इज हैविंग हाईएस्ट रेजिस्टेंस विल ग्लो ब्राइटर। सो बल्ब सीरीज के लिए बल्ब विथ highest resistance will glow brighter, highest resistance will glow brighter comparatively, you can say है ना, bulb with highest resistance will glow brighter। अब हम देख लेते हैं पैरेलल में, तो आई थिंक इसको ही यूज कर लेते हैं यहाँ पे इस केस को, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको समझ में आ जाएगा। पैरेलल में कैसा होगा कि ये फर्स्ट बल्ब हो गया, हमने ले लिया, ठीक है, देन सेकेंड बल्ब, इन दैट वी आर टेकिंग 3 बल्ब ओनली, ठीक है। पैरेलल में क्या सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल विल रिमेन सेम एज फार वी अंडरस्टैंड,
पोटेंशियल विल रिमेन सेम। आपने वापस से वही पावर सप्लाई में कनेक्ट कर दिया इसको, ये V पावर सप्लाई जो भी है, ठीक है। सो पोटेंशियल विल रिमेन सेम। सो इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, दिस वन का रेजिस्टेंस R2 होगा, दिस वन का रेजिस्टेंस R3 होगा। सो व्हाट इज द पावर फॉर फर्स्ट वन? तो अगर पोटेंशियल सेम है ना, तो पोटेंशियल वाला कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला, बराबर। तो अभी आप क्या करोगे यहाँ पे, V स्क्वायर अपॉन R1, सेकेंड P2 V square upon R2, then third one P3 will be V square upon R3। ये फॉर्मूला हो गया। अब इस केस में कौन सा ब्राइटर ग्लो होगा? द बल्ब विथ रेजिस्टेंस जितना लो होगा उतना ज्यादा P का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ब्राइटनेस उसका ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस विद द बल्ब विद द मिनिमम रेजिस्टेंस विल ग्लो ब्राइटर। पैरेलल में बल्ब विथ minimum resistance, bulb with minimum resistance will glow brighter, ठीक है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज में कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट ग्लो होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और पैरेलल में क्या होगा? द वन विच इज हैविंग अ लो रेजिस्टेंस विल ग्लो ब्राइटर, ठीक है। सो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, so we'll solve numerical based on these concepts, but उससे पहले एक और चीज कर लेते हैं तो थोड़ा सा बेहतर होगा कि आप इमेजिन करो ना, कोई आपने एक डिवाइस ले लिया या बल्ब भी ले लो आप, कोई इशू नहीं है। वी आर टेकिंग अ बल्ब, आपने एक बल्ब कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो ये बल्ब का क्या कंडीशन है कि इस बल्ब का ना पावर दिया रहेगा, दे विल मेंशन द पावर, इलेक्ट्रिक पावर विल बी गिवन एंड देन दे विल मेंशन यू द वोल्टेज एट विच वी कैन ऑपरेट इट। ये ऑफिशियली डिसाइडेड है कि ना इतना पावर होना चाहिए, इतना वोल्टेज होना चाहिए टू दिस ऑपरेट इट। सो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ करंट, आपको करंट की वैल्यू मिलेगी, देन यू कैन गेट दिस रेजिस्टेंस। सो व्हाट हैपेंस कि कभी कभी ना वॉट एवर पावर एंड वोल्ट दे हैव गिवन, यू आर नॉट गेटिंग दैट वैल्यू। लाइक ना इन्होंने बताया, जैसे डोमेस्टिक पर्पज के लिए ना, जो हम डे टू डे लाइफ में हम इंडिया में जो हम यूज करते हैं, वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो था 220 वोल्ट। इतना डोमेस्टिक पर्पस के लिए आपको पोटेंशियल मिलता है एंड पावर का वैल्यू जो भी होगा एक्स वाई जेड। सो कभी कभी क्या होता है ना, यू डोंट गेट 220 वोल्ट का पावर। सो अगर आप 220 वोल्ट का पावर है और यहाँ पे ना 220 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन एंड पावर का वैल्यू इज गिवन एज एक्स, सो अकॉर्डिंगली यू गेट वैल्यू फॉर आई एंड अकॉर्डिंगली यू गेट वैल्यू फॉर आर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कैलकुलेटिंग, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? द P is equal to 1 is what? V square upon R. So this formula will give you resistance. But there's a one more formula, P is equal to V into I। आप चेक कर लो एक बार, वो जो तीन फॉर्मूले थे, V I T I square R T, यहाँ पे देखो ना, इसमें से T गायब होगा तो V I होगा, I square R होगा। These two formula only I am using right now। तो V I और V square और sorry this one and V square upon T R। So in this case, this formula can help you in getting resistance. This formula will help you in getting current। सो अब क्या होता है कि दे आर सेइंग कि दे आर गोइंग टू चेंज सम वैल्यू। कौन सा वैल्यू? लाइक ये पोटेंशियल ना 220 वोल्ट का था, बट ना दे आर नॉट एबल टू सप्लाई 220 वोल्ट, दे आर सप्लाइंग सम रैंडम वैल्यू, ठीक है। ये अननोन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल उन्होंने सप्लाई किया। तो अब इसमें से कौन सी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? इसमें से ना करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इफ दिस मच पोटेंशियल इज अप्लाइड, है ना, अननोन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड, तो क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। क्या होगा? करंट विल चेंज, जो करंट फ्लो का वैल्यू वो चेंज हो जाएगा, बट आर रिमेन्स सेम। रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस तो उसका फिजिकल कंडीशन है ना, मतलब कि रेजिस्टेंस के अंदर जो भी होगा उसका नेचर ऑफ मटेरियल होगा, उसका लेंथ होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, या वो जो मटेरियल जो आपने यूज किया उसके हिसाब से रेजिस्टेंस डिसाइडेड है। रेजिस्टेंस इज नॉट कमिंग इनटू कंसीडरेशन बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड ऑल, या पावर कितना अप्लाई किया, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया। रेजिस्टेंस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर। जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस के हिसाब से उतना पोटेंशियल उतना पावर वो डिमांड कर रहा था, बट अब क्या होता है कि उतना हमने पोटेंशियल दिया नहीं है तो उतना पावर भी नहीं होगा, बट रेजिस्टेंस क्या है वो तो उतना ही रहेगा। सो पावर चेंज हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, बट रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। सो आपको एक चीज ध्यान देना है कि कभी भी अगर आपको कोई डिवाइस दिया है, इफ डिवाइस इज गिवन एंड देन दे आर आस्किंग दैट दिस डिवाइस इज हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ पावर एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल
for the operating potential, this is the value. But what is happening, that much amount of potential is not applied. तो क्या करना है आपको, जो पहला सिस्टम था उसका रेजिस्टेंस निकालना है, फिर उस रेजिस्टेंस के थ्रू न्यू कंडीशंस को हम डिराइव करेंगे. So we'll see how are we going to use this one. This concept is very important for solving numerical of this power and all. So ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर पावर और वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसके हिसाब से आप करंट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. बट उसमें से रेजिस्टेंस जो होता है, आप पोटेंशियल चेंज करोगे फिर भी कंटिन्यू रहेगा, बट करंट क्या होता है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड बेटर वे. जस्ट यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स व्हिच आई सेड जस्ट नाउ. ठीक है, और फॉर्मूले वगैरह आपको याद है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं कि सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. अच्छा, एक और चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी पावर इज इक्वल टू क्या होगा, हीट एनर्जी अपॉन टाइम. तो कभी कभी पावर दिया रहेगा, हीट एनर्जी पूछा रहेगा, तो पावर इनटू टाइम विल गिव यू हीट एनर्जी. ठीक है, यूनिट जनरली जूल ही होगा, इसका पावर का यूनिट वॉट होगा. अच्छा, ये हिसाब से देखा जाए तो ये यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसी क्वांटिटी को हम ले लेते हैं वॉट. और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसका यूनिट होगा जूल. और x का फॉर्मूला जो हमने लिया था आई स्क्वायर आर टी. ठीक है, सेकेंड वी आई टी एंड थर्ड वी स्क्वायर टी अपॉन आर. जैसे ना टी को गायब कर दोगे तो आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम उसी से यूज करते रहेंगे. अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. सो व्हेन वी आर सिंप्लीफाइंग क्वेश्चन, आपको जस्ट फॉर्मूले पे ध्यान देना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. सो अच्छा, मैंने क्वेश्चन वहां लिख दिया है फॉर्मूला. ठीक है, कोई इशू नहीं. क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 ओम रेजिस्टर. सो आर का वैल्यू है 12 ओम. So what is the question? What is the rate at which heat energy is produced in the resistor? What is the rate at which, rate of energy produced, rate of energy produced. So rate of energy produced का मतलब क्या हो गया? So ये energy produced हो गया upon rate of energy produced, वो एक्चुअल में क्या हो गया, पावर हो गया. इलेक्ट्रिकल पावर we need to calculate. ठीक है, so क्या करना है, सिंपल सा थिंग. So पावर का फॉर्मूला क्या है, what is the I और R है, तो आई एन आर के टर्म में आई स्क्वायर आर, टी को हटा देंगे तो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वी हैव अ फॉर्मूला आई स्क्वायर आर. सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर आई, 4 इंटू 4, आर का वैल्यू इज व्हाट, 12. सो 4 4 जा 16 इंटू 12 कितना हो गया, 32. 16 थ्रू 192 वॉट. ठीक है, अब एक होता है कॉमर्शियली जब हम यूज करते हैं तो ये किलो वॉट में होता है, तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट यू कैन, अदरवाइज देयर इज नो नीड. अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन इज अ हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड 210 वोल्ट 630 वॉट. व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू 210 वोल्ट डीसी मेन्स. मतलब हीटिंग एलिमेंट है, लाइक हीटिंग एलिमेंट इस हिसाब से समझना, जैसे कोई कॉइल है. ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने मार्किंग किया हुआ है कि इट शुड बी ऑपरेटेड एट 210 वोल्ट and the power generated will be what, 630 watt. ये उस पे मार्किंग किया हुआ है. So a heating element is marked 210 volt and 630 watt. What is the current drawn by the element when connected to 210 volt DC mains? अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ना किसी चैप्टर में बुक्स में आप फाइंड आउट करोगे, नेम इज गिवन एज डीसी सर्किट. तो हमने यहाँ पे डीसी सप्लाई ही कंसिडर करके चलते हैं. बट व्हेन यू गो टू द चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, दैट टाइम दिस करंट का scenario will change. That time you are using alternating current, but right now in this chapter we are using direct current. तो बोले 210 वोल्ट का उन्होंने क्या किया, डीसी मेन्स अप्लाई किया. मतलब ये इसके ऊपर ना उतना ही पावर सप्लाई अप्लाई किया भी है जितना 210 का इसका डिमांड है, और हमने अप्लाई भी कितना किया है, 210 अप्लाई किया है. ठीक है, तो जितना डिमांड था उतना सप्लाई किया. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट. तो रेजिस्टेंस कितना होगा एलिमेंट का, तो मतलब क्या देखोगे, पोटेंशियल अप्लाइड है और ये उसका पावर है, इतना पोटेंशियल अप्लाई होगा तो उतना पावर होगा ही होगा. अब हमारे पास ना दो मेथड्स है. एक तो होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से देख लो आप. ठीक है, तो अब क्या हो गया, आर का वैल्यू यहां पे ले लो, ये क्या होगा वी स्क्वायर.
अपॉन क्या होगा P हो गया, व्हाट्स द वैल्यू फॉर V, V का वैल्यू 210 इंटू 210 अपॉन क्या होगा ये 630, कैंसिल 21 3 जा 3 7 जा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गया 70 ओम हो गया। एक तो मेथड ये हो गया, और कभी कभी क्या होगा कि आप ना P का फॉर्मूला क्या करो, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये थोड़ा लेंथी मेथड हो गया, उससे आप क्या करोगे I की वैल्यू निकाल लोगे P अपॉन V, फिर आप क्या करोगे R इज इक्वल टू व्हाट V अपॉन I, ठीक है। आप अगर यूज करना है तो कर सकते हो वैल्यूज, आपको वैसे आंसर मिल गया यहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दे आर सेइंग अ 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी ऑफ अ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, is connected across a 50 ohm resistor made of alloy manganese. How much heat energy is produced in the resistor in 1 hour? What is the source of this energy? ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, बैटरी है, बैटरी मतलब ये नॉर्मल सेल आप कंसिडर करो, इस बैटरी को क्या किया, इसका कितना वैल्यू है, V का वैल्यू इज गिवन एज 10 वोल्ट, ठीक है, इस कनेक्टेड ऑफ द नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r की वैल्यू नहीं है इसमें, कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, ठीक है 50 ओम रेजिस्टेंस, और ये अलॉय का बना हुआ है। देन दे आर सेइंग हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर इन 1 आवर, तो टाइम का वैल्यू दिया है, ये r का वैल्यू, टाइम का वैल्यू क्या है 1 आवर। एक चीज आपको पता होना चाहिए, व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग एनर्जी तो वैल्यू शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, तो 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग इनटू सेकंड्स तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा 3600, है ना, 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड्स, तो ये हो गया। प्रोड्यूस होना वो कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हम सोर्स ऑफ एनर्जी बाद में देखते हैं, तो H का फॉर्मूला लेना आपको, हीट एनर्जी बोला, यहाँ पर रेट ऑफ हीट एनर्जी नहीं बोला है, तो H इज इक्वल क्या होगा, करंट का नहीं, करंट का वैल्यू नहीं है, V का वैल्यू है, तो क्या होगा V स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला देख लो, V स्क्वायर इंटू T अपॉन क्या होगा कैपिटल R, ठीक है। सो अब हाँ ठीक है चलेगा, तो अभी वैल्यूज क्या होगा, V का वैल्यू क्या है, ये है 10 इंटू 10 इंटू 3600, R का वैल्यू कितना 50 है, ये कैंसिलेशन 5 2 जा, तो पूरा सॉल्व करने के बाद कितना हो गया 7200 जूल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। बट अब ये एनर्जी का सोर्स क्या है, तो वो उसका सोर्स है केमिकल इनसाइड दिस सेल, सो केमिकल एनर्जी, है ना, सो ये केमिकल सेल होता है बेसिकली, तो केमिकल एनर्जी इज बेसिकली रीजन फॉर दिस सोर्स। अब नेक्स्ट वन आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट उसके पहले एक छोटी सी चीज मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक होता है ना एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी क्या होता है कि कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर, ये होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। अब जैसे ना आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इनपुट पावर लो या आउटपुट पावर लो ना, दोनों में तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल इनटू करंट, ठीक है। तो इनपुट पावर जो आपने इमेजिन किया था और जो करंट फ्लो रहा है वो सेम हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इनपुट पावर में ना हमने ईएमएफ दिया है सर्किट को, ईएमएफ हम देते हैं, बट डिवाइस ना ईएमएफ एक्सपीरियंस करना ऐसा कंपलसरी नहीं है ना, हो सकता है सर्किट में और भी कंपोनेंट्स हो, लाइक ना आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे पावर सप्लाई है, ये एक रेजिस्टेंस के अलावा एक और अगर रेजिस्टेंस होता, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और होता, जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट है इसमें से फ्लो हो रहा है, टोटल अमाउंट करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो पावर सप्लाई से फ्लो हो रहा है, दैट विल बी सेम। बट अगर सिर्फ इसका हमें पावर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, तो ये क्या होगा आउटपुट पावर इन द सेंस पोटेंशियल ऑफ द डिवाइस अपॉन ईएमएफ अप्लाइड इनटू करंट, ये हो गया एक्चुअल ईएमएफ हमने अप्लाई किया है, बट वो डिवाइस कितना पोटेंशियल यूज कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू ईटा, गॉट इट। सो ईटा का वैल्यू क्या होगा, अगर ऐसे लेते हो ना, अगर ईटा का वैल्यू है ना x% है, x% ईटा का वैल्यू, तो ईटा का वैल्यू क्या होगा x अपॉन 100 होगा, ठीक है। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये ना परसेंटेज में निकालना होगा तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा, डोंट फॉरगेट दैट पार्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑपरेट्स ऑन 50 वोल्ट सप्लाई एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। एक मोटर है जिसको हमने कितना दिया 50 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, और वो कितना करंट ड्रॉ कर रहा है 12 एम्पियर करंट इट इज एबल टू ड्रॉ। ये
12 एम्पियर करंट ड्रॉ करा। इफ द मोटर इज अ मैकेनिकल पावर ऑफ 150 वॉट, ठीक है, इफ मोटर इज अ मैकेनिकल पावर ऑफ 150 वॉट, व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ मोटर। अब ये मोटर क्या बोल रहा है कि ये मोटर ना मैक्सिमम जो है ना, मतलब ये आउटपुट पावर ये कितना ऑपरेट कर पा रहा है, आउटपुट पावर इसका है 150 वॉट तक का ही है। अब जैसे कि ये डिवाइस बनाया हुआ इतना करंट है, कितना फ्लो होना चाहिए था, बट ना हमको एज आउटपुट पावर इतना ही मिल रहा है 150 वॉट। तो बोले व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, मतलब एफिशिएंसी का परसेंटेज कितना होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। अब जो सबसे सिंपल सी बात थी वो क्या था कि हमको सबसे पहले क्या करना है, ये तो हो गया आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या होगा कि हमने इतना पोटेंशियल अप्लाई किया, इतना करंट फ्लो हो रहा था, तो कितना पावर होना चाहिए था। तो इनपुट पावर क्या होगा, इनपुट पावर विल बी पोटेंशियल अप्लाइड इनटू करंट। सो कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, 50 वोल्ट। जैसे यहां हमने ईएमएफ लिया है तो ये पोटेंशियल अप्लाइड वाला हो गया, और ये किसी पर्टिकुलर डिवाइस का हो गया, ठीक है। 50 इंटू आई का वैल्यू कितना है, 12 है, तो कितना हो जाएगा ये 600 वॉट। मतलब हमने इनपुट में पावर एक्सपेक्ट किया है 600 वॉट, बट कितना मिला हमको 150। तो एफिशिएंसी का वैल्यू क्या होगा, एफिशिएंसी हमने लिखा ना आउटपुट पावर इंटू इनपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, तो आउटपुट पावर की वैल्यू कितनी है, आउटपुट पावर है 150 और ये कितना है 600 इंटू ये क्या 100 है। सो 15 4 जा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 25। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ये 25%। सो आप समझ लो कि कितना लॉस हो रहा है, गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप वहां से देख लेना। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 100 मेगावाट। एक पावर स्टेशन है जिसका पावर है 100 मेगावाट, मतलब मेन पावर हाउस जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है 100 मेगावाट। उसको अगर मैं नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट करूं तो कितना होगा, 100 इंटू मेगा का वैल्यू कितना होगा 10⁻6 प्लस 6, 10⁻6 वॉट हो गया। फिर क्या बोल रही है, ट्रांसमिट्स पावर टू अ डिस्टेंट लोड थ्रू लॉन्ग एंड थिन केबल। मतलब ये क्या करेगा, ये स्टेशन से, इतने पावर वाले स्टेशन से हमने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू अ लॉन्ग एंड थिन केबल। विच ऑफ द टू मोड्स ऑफ, अच्छा 2 केबल है इनके पास, विच ऑफ द टू मोड्स ऑफ, अच्छा 2 मोड है, मतलब उसी केबल से उनको क्या करना है, हीट एनर्जी सप्लाई करना। बट वो 2 मोड देख रहे हैं कि मतलब विद 2 मोड दे आर ट्राइंग टू सप्लाई एनर्जी और दे आर ट्राइंग टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो विच मोड विल बी कंफर्टेबल वो देखना हमको। तो दे आर सेइंग विच ऑफ द टू मोड्स ऑफ द ट्रांसमिशन वुड रिजल्ट इन द लेसर पावर वेस्टेज। मतलब 2 कंडीशन है जिसमें से किस वाले में हमको लेसर पावर वेस्टेज मिलेगा। अब क्या बोला है, पावर ट्रांसमिशन ऑफ 20,000 वोल्ट एंड 200 वोल्ट। इसमें 2 ऑप्शन है, बोल रहे हैं जो पहला ऑप्शन है उसमें जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो 20,000 वोल्ट का है, मतलब पावर स्टेशन से उस केबल से 20,000 वोल्ट अप्लाई करके पोटेंशियल क्रिएट करके दे आर सेंडिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेकेंड केस में दे आर सेइंग कि दे आर अप्लाइंग ओनली 200 वोल्ट एंड दे आर सेंडिंग दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से वाले में वेस्टेज ऑफ पावर लेस होगा। तो सबसे पहला क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ पावर इन द सेंस यू कैलकुलेट द हीट एनर्जी एंड ऑल, यानी तो आप समझ लो कि इसके हिसाब से आप कंसिडर कर रहे हो। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हमें क्या मिलेगा, पावर की वैल्यू दी हुई है, इस पावर के हिसाब से इतना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, तो पावर और पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला होगा, पावर एंड पोटेंशियल को रिलेट करोगे तो रेजिस्टेंस से भी हो सकता है, करंट से भी हो सकता है, तो हम करंट से रिलेट करेंगे। करंट से क्यों रिलेट करेंगे, आप V से भी रिलेट कर सकते हो, आप V से भी रिलेट कर सकते हो, आप I2RT वाले से भी, क्योंकि आपको देखना है किसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या किसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, किसमें पावर ज्यादा लग रहा है। I2R और V2R डिवाइस एक पर्टिकुलर लाइन में, लाइन को हम लाइन के हिसाब से देख लेंगे। तो पहला वाला जो पार्ट है ना, मैं निकाल रहा हूं I1, फॉर्मूला क्या है फर्स्ट पार्ट का, इफ यू सी तो P फिक्स है, ये V1 होगा इंटू क्या होगा I1 होगा, तो I1 का वैल्यू क्या होगा P अपॉन V1। सो कितना पावर आपने दिया है 100 मेगावाट, तो 100 इंटू 10⁻6। V1 का वैल्यू कितना है 20,000, ठीक है। तो ये क्या होगा 100 यहां पे कैंसिल हो गया, फिर इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये क्या होगा, मतलब ये आपको मिला 10,000 मिलेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो फाइनली कितना करंट फ्लो होगा 5,000 एम्पियर करंट फ्लो होगा फर्स्ट केस में। जब आप इतना अप्लाई करते हो तो उस वायर में से इतना करंट फ्लो होगा। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरे केस में क्या होता है।
सेकेंड केस में अगर हम देखते हैं तो I2 का वैल्यू क्या होगा, P अपॉन V2 हो गया। पावर का वैल्यू कितना है 100 इंटू 10⁻6 है, अपॉन कितना होगा ये 200 हो गया। सो अब वापस होगा ये कैंसिलेशन एंड फाइनली ये जो वैल्यू है तो ये क्या होगा 5 इंटू 10⁵ एम्पियर मिला आपको, है ना, 5 इंटू 10⁵ एम्पियर। और इन्होंने क्या बोला फाइंड आउट करने के लिए, दे आर सेइंग इन विच केस लेसर पावर इज बेसिकली वेस्टेड, इसमें ना पावर का जो वेस्टेज होगा वो ना कम होगा, दैट पर्टिकुलर पार्ट विल से। आप इमेजिन करोगे दोनों केस में क्या होगा ना कि ये देखो ये पावर है और आप सेम केबल से पास करो तो कौन सी वैल्यू उसमें से कॉमन रहेगी, कौन सा वैल्यू सेम रहेगा, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये करंट की वैल्यू होगी इस केस में, बराबर। तो यू कैन सी फर्स्ट केस में करंट का वैल्यू 5000, इसमें कितना 5500 है। अब क्या करना, हम पावर की वैल्यू देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में कितना पावर डिसिपेशन होगा, तो P1 का वैल्यू क्या होगा I1 स्क्वायर इंटू R। तो I1 स्क्वायर मतलब क्या हो गया 5000 स्क्वायर इंटू R, ठीक है। और अगर P2 की वैल्यू लूंगा तो क्या होगा I2 स्क्वायर इंटू R। व्हाट्स द वैल्यू फॉर I2 का वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁵5 स्क्वायर इंटू R। अब ऐसे ना जनरली अगर आप कंपेयर करो ना, इफ यू आर कंपेयरिंग जस्ट लाइक दैट, आप ऐसे कंपेयर करके देखो तो ये P1 हो गया और ये P2 में अगर कंपेयर करते हो तो कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा, R दोनों में सेम है, ये 5000 है बट ये कितना है, ये 500,000 है, ठीक है। तो P2 में जो पावर लॉस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। तो कौन सा वाला मेथड सुटेबल है हमारे लिए, अगर आप 20,000 वोल्ट अप्लाई करते हो तो वो क्या होगा, सुटेबल होगा एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इनफैक्ट ना ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये वाला आया हो समझा होगा आपको कि आपने इतना पावर अप्लाई किया है, ये दो ऑप्शन है आपके पास, तो पहले आप करंट निकालो, फिर देखो किसमें ज्यादा पावर डिसिपेशन होता है। आपने एक्स के हिसाब से भी निकाल सकते थे किसमें हीट एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है, तो जिसमें हीट एनर्जी ज्यादा होता है उसको आप रिजेक्ट कर देते, तो वही होगा ना, टी से मल्टीप्लाई करोगे तो बात वही होगी ना, दिस P2 वाला क्वांटिटी ओनली ग्रेटर, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जैसा मैंने बताया था ना कि पहले से आपको ना बताया है कि कोई डिवाइस का ना पावर कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, बट जब आप ना एक्चुअली यूज करने जाते हो तो आपको उतना मिलता नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, सो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लिप हो रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 100 वॉट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 100 वॉट एंड 230 वोल्ट, ठीक है। एक बल्ब है जिसके ऊपर मार्किंग दी हुई है, कितनी मार्किंग दी हुई है इन्होंने, दे आर सेइंग 100 वॉट का इसका पावर हो गया, पावर की वैल्यू हो गया 100 वॉट, ठीक है। और उसके बाद जो पोटेंशियल, इसके अंदर पोटेंशियल को ऑपरेट कर सकते हैं आपको 230 वोल्ट, ठीक है। डोमेस्टिक के लिए 220 होता है बट ये न्यूमेरिकल है तो 230 दिया है इन्होंने, कोई इशू नहीं है। इफ इंडिया के लिए मैं बता रहा हूं, डोमेस्टिक के लिए 220 होता है इंडिया में। सो अब क्या बोल रहा है, इफ वोल्टेज ड्रॉप्स टू 1, इफ सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 115 वोल्ट, व्हाट इज द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द बल्ब इन 20 मिनट्स। तो बोल रहे हैं कि ना अब जो अप्लाइड पोटेंशियल है ना, अप्लाइड पोटेंशियल V डैश है, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है, बट अप्लाइड पोटेंशियल कितना बोल रही है 115 वोल्ट है, और बोल रहा है तो 20 मिनट्स में, तो 20 मिनट्स में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, व्हाट इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस बाय द बल्ब इन 20 मिनट्स। तो कितना हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो हम ना सिर्फ हीट एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर आप क्या होगा, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, आपको करंट भी कैलकुलेट करना है, आई ऑल्सो यू नीड टू कैलकुलेट। तो जैसा मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन होता है तो द क्वांटिटी व्हिच इज नॉट गोइंग टू चेंज इज व्हाट, रेजिस्टेंस। तो जब ये यहां से ना इस सिस्टम से जब वो इस सिस्टम पे आता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो पहले क्या करते हैं, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फिर बाकी देखेंगे हम।
तो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू पोटेंशियल V स्क्वायर है अपॉन क्या है R है। तो अब उस फॉर्मूले से R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। करेक्ट। V स्क्वायर का वैल्यू क्या है, मतलब 230 इंटू 230 अपॉन P का वैल्यू क्या 100 हो गया। सो ये कैंसिलेशन। अच्छा 23 इंटू 23 का ये हो गया 529 हो जाएगा। तो 529 हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब हम देख लेते हैं ना क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला है I स्क्वायर RT। तो करंट तो नहीं है हमारे पास, तो और कोई ऑप्शन है VIT, इसमें भी करंट नहीं है। V स्क्वायर TR, तो हमारे पास V का वैल्यू है कितना, 115 वोल्ट तो अप्लाई किया उन्होंने, तो उस टाइम पे कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा 20 मिनट्स के लिए क्या, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास। तो अब जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, H डैश, सॉरी H इज इक्वल टू, H किसके ऊपर डिपेंड करेगा, H विल डिपेंड ऑन द न्यू पोटेंशियल। तो ये होगा V डैश स्क्वायर इनटू T अपॉन क्या होगा, कैपिटल R होगा। तो V डैश का वैल्यू आ गया, ये 20 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, देखा 20 इंटू 60, ठीक है, ये सेकंड हो गया। तो अभी देखते हैं V डैश का वैल्यू क्या होगा, V डैश 115 इंटू 115, ठीक है, और T का वैल्यू कितना होगा 20 इंटू 30, 20 इंटू 60 सॉरी, अपॉन R का वैल्यू कितना है 529, बराबर 529। अच्छा आपने बहुत डीपली अगर ऑब्जर्व करते हो तो 529 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 23 इंटू 23, 23 5 सा होता है 115, सो 23 इंटू 23 करोगे तो 529 आएगा, वहां से देख लो, और 23 5 सा, ठीक है, अगेन 23 1 सा 23 5 सा, तो 525 इंटू 60 कितना हो गया, ये 20 हो गया, 25 इंटू 60, 25 6 जा 150 ना, तो ये 00, 5 52 जा 30, ठीक है 30,000, ये यूनिट होगा जूल। बट क्या होगा कि अगर आप इसको रिमूव करते हो तो ये क्या हो जाएगा 30 किलो जूल। अब अगला पॉइंट क्या पूछा है, नेक्स्ट पॉइंट इज द करंट। करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन R। मतलब प्रॉब्लम इज दैट जो पोटेंशियल अप्लाइड वो V नहीं है, पोटेंशियल अप्लाइड क्या V डैश है, वो तो अगर V कब होता है जब ना ये वाला पोटेंशियल आपने अप्लाई किया होता, तो अब नए पोटेंशियल के हिसाब से चलना है। तो न्यू पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 115 है, बट R का वैल्यू कितना है 529। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैंसिलेशन किया था ना 23 से, तो 23 इंटू 23 एंड 23 5 सा, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/23 एम्पियर। ओके, सो यहां पे क्या हुआ, जितना पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट थी उससे कम पोटेंशियल इन्होंने अप्लाई किया। तो कम पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो डिवाइस को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब डिवाइस हो सकता है शायद द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी लेस और द फंक्शनिंग विल बी लिटिल वीकर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या है, टू हीटर्स आर कनेक्टेड और टू हीटर्स आर मार्क्ड 200 वोल्ट एंड 300 वॉट एंड 200 वोल्ट एंड 600 वॉट। तो दो हीटर है, अब मान लो ये फर्स्ट हीटर है और ये सेकेंड हीटर है, ठीक है, एज इट इज गिवन इन क्वेश्चन यू कैन सी। सो क्या है, ये इसका मार्किंग क्या है 200 वोल्ट है और कितना पावर ये जनरेट करेगा, पावर जनरेटेड विल बी 300 वॉट। सो देन दे आर सेइंग द सेकंड वन इज व्हाट 200 वोल्ट, बट व्हाट इज द पावर जनरेटेड इन दिस, इट विल बी 600 वॉट। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया, देन दे आर सेइंग इफ द हीटर्स आर कंबाइंड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, with a power supply connected in a series and combination connected to 200 volt DC supply, which heater will produce more heat। अब इन दोनों को ना 200 वोल्ट के डीसी के साथ में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे जो पावर सप्लाई है डीसी का 200 वोल्ट के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो अब ना देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, 200 वोल्ट मतलब ना इसको भी 200 ये भी 200 वैसा ही होता है। पावर के केस में ना आपको इंडिविजुअल ऐसे नहीं है, V1 V2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये जो आपने अप्लाई किया है वही आपको इमेजिन करना, उतना इसको भी जा रहा है, वही पावर पोटेंशियल इसको भी जा रहा है, ठीक है। पावर के केस में ऐसा लेना होता है हमको। तो हम क्या करेंगे ना, हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, पहले वाले का फिर दूसरे वाले का। तो इसका रेजिस्टेंस होगा R1 और उसका रेजिस्टेंस होगा R2। वंस अगेन आई रिपीट, जब सीरीज में कनेक्टेड होता है ये 200 वोल्ट है, तो आपको इमेजिन करना है 200 वोल्ट ये भी यूज कर रहा है, 200 वोल्ट ये भी यूज कर रहा है, समझ आ रहा है। वो 200 वोल्ट जैसा ही कंडीशन होगा, मतलब उतना ऑपरेटिंग वोल्टेज वो उतना कैप्चर कर लेता होगा।
बट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना वो क्या होगा, वो हमें डिटरमाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पार एंड दिस वन। ठीक है, तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा अगर इस हिसाब से आप यूज कर रहे हो तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर R1? सो पार इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन R1 है ना, पार 1 इसको P1 ले लो। ठीक है, और ये V रहेगा, V1 नहीं रहेगा, ये भी V है और ये क्या होगा, ये P2 हो गया। ठीक है, तो P1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। सो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P1। V का वैल्यू कितना है 200 इंटू 200, करेक्ट। P1 का वैल्यू कितना है 300 है, तो ये कैंसिलेशन होगा 100 तो फाइनली ये वैल्यू कितना हो जाएगा 400/3 ओम हो गया ये। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट में पावर कितना है P2 है और V स्क्वायर अपॉन R2, V स्क्वायर अपॉन R2। तो अब R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 विल बी V स्क्वायर अपॉन P2। तो V2 का वैल्यू कितना है 200 इंटू 200 अपॉन ये क्या है 600 है, तो ये कैंसिलेशन 2 3 जा, ये कितना आ जाएगा 200 अपॉन 3 ओम, करेक्ट। अब क्वेश्चन में बोल रहा ना इन विच केस मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड, तो हीट की वैल्यू नहीं पूछा है, इन विच केस मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड ये पूछा है। तो आपको क्या करना है, पार्ट डेसिपेशन निकालो P1 अगर मुझे निकाला, तो अभी इनका इंडिविजुअल होगा ना, जो भी नॉर्मल रूल के हिसाब से, ये तो आपने P ऐसे निकाला था, अब हम कैलकुलेशन के हिसाब से लेंगे तो P1 डैश जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होगा, P1 डैश का वैल्यू क्या होगा, ये होगा I स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, सिमिलरली आप निकालोगे P2 डैश, P2 डैश का वैल्यू क्या होगा I स्क्वायर इंटू R2। और क्वेश्चन ये है कि आपको I का वैल्यू कैसे मिलेगा, पहला वाला हमने जो टेक्निक यूज किया था, I का वैल्यू स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये होगा V अपॉन R1 प्लस R2 सीरीज के लिए। तो V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू है 200 और R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू है 400 अपॉन 3, ये मैं रब कर देता हूं 400 अपॉन 3 प्लस क्या हो जाएगा 200 अपॉन 3, तो ये कितना होगा, ये 200 हो गया अपॉन ये 600 अपॉन 3 हो जाएगा क्योंकि 3, तो ये हो जाएगा 200 ओनली, तो 200 कैंसिल करके होगा 1 एम्पियर। तो अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि चलो ठीक है, तो I1 की वैल्यू, I स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 हो गया, R1 की वैल्यू कितनी है 4, ये I स्क्वायर ना 400/3, तो ये वैल्यू हो जाएगा 400/3 वॉट हो गया ये। P2 स्क्वायर की वैल्यू भी देख लेते हैं, P2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, P2 स्क्वायर की वैल्यू, P2 स्क्वायर की वैल्यू का आप कैलकुलेट करते हो, तो ये क्या हो गया 1 स्क्वायर इंटू 200/3 दिस इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ये 200/3 वॉट। तो अगर आप बहुत ध्यान से एनालाइज करते हो ना, इफ यू एनालाइजिंग, तो ये वैल्यू ना कब इसके इनको कैसे रिलेट करोगे, इफ यू आर रिलेटिंग लाइक दिस, ये अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको 2 ले लिया, तो यू कैन सी ये वैल्यूज में देखो, तो P1 डैश का वैल्यू क्या होगा, है ना, यहां पे क्या है 2 इंटू क्या होगा P2 डैश होगा, बराबर ना। सो P2 डैश का 200/3 है, तो क्या है 400/3 है, तो 2 इंटू 200/3 क्या होगा, तो किसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, इन केस ऑफ P1, तो जो P2 में जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसका डबल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा फर्स्ट वाले हीटर में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और वेरी लॉजिकल। क्वेश्चन में क्या करना है आपको, भी जैसा एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट से आपको काफी सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत ना सीरीज एंड पैरेलल वाला जो है ना कॉम्बिनेशन वाला सर्किट हमने कैलकुलेट किया था, रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, तो कुछ वैसा क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि एक रेजिस्टेंस है R1, तो R1 की वैल्यू दिया इन्होंने 6 ओम, दिस इज अनदर रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है R2, वैल्यू दिया है 3 ओम, करेक्ट। फिर यहां पे एक और रेजिस्टेंस दिया है जिसका वैल्यू दिया इन्होंने R3 और उसकी वैल्यू है 4 ओम। अभी ना 12 वोल्ट पावर सप्लाई को कनेक्टेड है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड आउट हीट प्रोड्यूस्ड इन ईच ऑफ 3 रेजिस्टर्स, प्रोड्यूस्ड इन 2 मिनट्स।
तो t का वैल्यू क्या हो गया 2 मिनट इन द सेंस 2 into 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या करना। सो विल गो अहेड। सो क्वेश्चन में क्या इन्होंने जो दिया है उसके हिसाब से हीट एनर्जी। तो सबसे पहला टास्क क्या है, यू फाइंड आउट करंट। तो करंट का रूल, पहले R1 और R2 को आप सिंप्लीफाई करो। R1 और R2 को सिंप्लीफाई करो तो दैट इज दे आर इन पैरेलल। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस इनटू सेकंड रेजिस्टेंस अपॉन फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकंड रेजिस्टेंस। फर्स्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू है 6, सेकंड रेजिस्टेंस 3, देन 6 प्लस 3 18/9। सो ये कितना हो गया 2 एम्पियर करंट विल फ्लो, सॉरी हमें क्या हो रहा है 2 ओम, ओवर एक्साइटेड हो जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये पूरे को सिंप्लीफाई करके फिर इसके साथ में आपने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। तो Rp एंड R3 आर इन सीरीज। तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा Rs इज इक्वल टू Rp प्लस R3, सो दैट विल बी 2 plus 4 and value will be what 6 ohm. So total resistance we got, correct? So equivalent resistance we got. Now you can get current. सीरीज वाला कॉन्सेप्ट ना, I is equal to जो टोटल पोटेंशियल है अपॉन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर आपको मेथड याद होगा तो V का वैल्यू क्या है 12 वोल्ट है ना। ये पूरे का रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम, और ये तो अभी 6 ओम से कैंसिलेशन करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा ये 2 एम्पियर हो गया। तो करंट की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। ओके, नाउ व्हेन वी आर गोइंग अहेड व्हाट आर वी गोइंग टू गेट। अब ये जो करंट है ना यहां से फ्लो हो रहा है, मतलब यहां से करंट फ्लो हो रहा है, करंट I। सो ये हो गया I जिसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। अब हमको ना I1 और I2 कैलकुलेट करना। तो यहां पे भी करंट क्या होगा, ये भी करंट होगा I दैट इज 2 एम्पियर। जितना करंट यहां से रिलीज होगा पावर सप्लाई से उतना करंट अप्रोच करेगा। हाउ टू गेट करंट I1 एंड I2। तो इसके लिए ना एक टेक्निक हमने किया हुआ था इसी चैप्टर में। सो टेक्निक क्या है कि अगर मुझे कैलकुलेट करना I1, तो I1 क्या होगा, पहले तो ना जो दो पैरेलल में उनको लिख लो R1 प्लस R2। सिमिलरली फॉर टू कैलकुलेट I2, तो I2 क्या होगा, ये दो पैरेलल की वजह से मिल रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, ये भी होगा R1 प्लस R2। ओके, और देन टोटल करंट विच इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। अब कौन से ब्रांच में आपको निकालना है, आई वांट टू गेट इनटू दिस ब्रांच R1, तो उसके ऑपोजिट वाला जो रेजिस्टेंस है उसको ले लेने का। उसके ऑपोजिट में रेजिस्टेंस क्या है R2। अगर I2 में निकालो तो रेजिस्टेंस R1। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इनकी वैल्यूज को। तो अब मेरे हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीजों की अभी कोई जरूरत नहीं है। सो वी विल कैलकुलेट इट ओवर हियर। देख लेते हैं क्या होता है वैल्यू। सो ये R2 का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, I का वैल्यू कितना होगा 2 एम्पियर हो गया, प्लस 3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 6/9। सो 3 2 एंड 3 तो कितना हो जाएगा 2/3 एम्पियर I1 का वैल्यू। एंड व्हाट्स I2 का वैल्यू। सो R1 का वैल्यू क्या है 6 है, I का वैल्यू 2 एम्पियर है ना टोटल, एंड R1 प्लस R2 कितना हो गया 3 प्लस 6, तो कितना 12/9। तो 3 3 एंड 3 4 4/3 एम्पियर, करेक्ट। नाउ वी नो करंट फॉर ईच। तो ये I3 का वैल्यू भी क्या होगा, I3 का वैल्यू इज एक्चुअली I विच इज नथिंग बट 2 एम्पियर। तो अब सारे हम हीट एनर्जी निकाल सकते हैं क्योंकि हमको I का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है, T का वैल्यू पता है। तो अभी H1 का वैल्यू क्या होगा, H1 होगा I1 स्क्वायर R1T। तो I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू 2/3 है, 2/3 इंटू 2/3। R1 का वैल्यू कितना है 6 है, तो T का वैल्यू क्या है 2 इंटू 60। तो अब कैंसिलेशन करके देख लेते हैं, 3 2 एंड 3 2 अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 2 8 2 एक मिनट, ये मिस हो गया, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। तो कितना होगा ये 320 जूल हो गया ये, गॉट इट। अब हम एनर्जी 2 ले लेते हैं H2 का वैल्यू। H2 का वैल्यू क्या होगा, H2 के लिए क्या ले लेना आपको, I2 स्क्वायर ले लिया आपने, ये ले लिया, R2 ले लिया, ये T ले लिया। I2 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू 4/3 है, तो ये 4/3 हो गया, इंटू क्या होगा ये 4/3 हो गया। R2 का वैल्यू कितना, R2 का वैल्यू है 3 इंटू 2 इंटू क्या होगा ये 60, तो ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 2
तो अब क्या होगा 2 2 जा 4, ठीक है, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, तो 640 जूल हो गया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, S3 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S3 के लिए क्या होगा I3 स्क्वायर R3 इंटू T। I3 की वैल्यू क्या है 2 एम्पेयर है ना, तो 2 इंटू 2, R3 का वैल्यू कितना है 4 है, इंटू T का वैल्यू है 2 इंटू 60। तो देख लेते हैं 2 2 जा 4, 2 जा क्या हो गया 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 इंटू 60, तो अब क्या होगा ये 0, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 1 90, 1920 जूल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। सो ये क्वेश्चन है पार के जो बेसिकली एंजाइटी से लिंक्ड है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। देखो जब भी आपको ना क्वेश्चन में होता है ना कंपेयर पार्ट डिसिपेटेड, तो कंपल्सरी नहीं है कि आप ना पूरा वैल्यू कैलकुलेट करो फिर आप निकालो, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। जैसा अभी इसमें बोल सकता है ना इस क्वेश्चन में, दे मैं आस्क व्हिच वन इज हैविंग अ ग्रेटर हीट एनर्जी, तो आप देख सकते हो ना, मैं अभी इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं भी करते तो भी चलता। इसमें क्या था कि इसमें रेजिस्टेंस अलग है और टाइम अलग है, तो मैं आई स्क्वायर आर भी कैलकुलेट कर लेता तो भी इंफॉर्मेशन मिल जाता, देयर वाज नो नीड टू पुट वैल्यू फॉर टाइम। कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस सबके सेम है, इफ रेजिस्टेंस विल बी सेम देन दे विल आस्क इन व्हिच हीट एनर्जी प्रोड्यूसेस मोर। तो आप क्या करना, अगर रेजिस्टेंस सेम होता है तो आर की वैल्यू सेम होती है, टी की वैल्यू सेम होती है, तो आई के ऊपर सब डिपेंड होता। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी क्या होता है कि ना इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कंप्लीट क्वेश्चन यू जस्ट ट्राई टू यूज द लॉजिक कि आपको आई को कंपेयर करो, जिसमें आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट हुआ तो। समझ में आ रहा है? यानी तो सेम बल्ब है, सेम बल्ब में अलग अलग पोटेंशियल अप्लाई किया, तो अलग अलग पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो भी क्या होगा, रेजिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। तो किस केस में हीट एनर्जी प्रोड्यूस ज्यादा होगा वो भी आप कंपेयर कर सकते हो। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन टुडे यू पीपल अंडरस्टूड। One thing, these questions are completely different in compared to whatever we have done up till now. जैसे कि इसमें जो नॉर्मल टर्म्स है वो तो आपने किया ही है, जैसे कि करंट एंड पोटेंशियल का रिलेशन, बट पावर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, जहां पे ना सीरीज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक डिवाइस और ये 2 और 3 डिवाइस आपने लिया, 1 2 3 डिवाइसेस यू हैव टेकन, ठीक है, एंड यू हैव अप्लाइड द पोटेंशियल, तो इट इज अज्यूम कि ये सेम पोटेंशियल ये तीनों के लिए रहेगा। जैसे नॉर्मली होता है ना V1 V2 V3 लेते हैं, वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा अजम्पशन ये होता है कि यही पोटेंशियल इसमें पावर जनरेट करेगा, यही पोटेंशियल इसमें पावर जनरेट करेगा, यही पोटेंशियल इसमें जनरेट करेगा। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वंस अगेन थैंक्स।